फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा उपचुनाव लगातार चल रहा है, मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए जिस तरह से विद्या गौतम जी ने जिस तरह से कहा, मैं दुष्यंत जादौन जी आपसे जवाब चाहता हूं। ये आरोप देखिए लग रहे हैं कि किसानों ने कानून नहीं मांगा, उसके बावजूद आप ले आए और खासकर अग्निपथ योजना जो है उसका विरोध हो रहा है। तमाम सरकार की तरफ से भी ये कहा जाए कि वादे किए जा रहे हैं, भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है और दो दिग्गज आपने लगाए संवाद करने के लिए और कहा जाए कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम पूरी फोर्स जो है आपने उतार दी है युवाओं को समझाने के लिए कि ये जो अग्निपथ योजना है ये छात्रों के लिए उत्तम है। लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में ही आज मतदान हो रहा है। नवीन दुबे जी भी कह रही हैं और विद्या गौतम जी भी कह रही हैं। मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं उसके लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हम तो हमारा जो मूल काम है या हमारी पार्टी का मूल जो सिद्धांत है कि उसके लिए देश प्रायोरिटी पर रहता है। आज लोगों को जो भड़का के जो युवाओं को भड़काया जा रहा था, युवा समझ गए कि अग्निपथ जो स्कीम आई है उसमें बहुत योजना फायदा है। इसी कारण से लोग समझ रहे हैं और निश्चित मान के चलिए इसका लाभ हमें इन चुनावों में भी मिलेगा। आजमगढ़ की स्थिति क्या थी समाजवादी पार्टी के समय पे? आजमगढ़ के नाम से लोग युवा सड़कों पर गुस्से में क्यों थे? आजमगढ़ के नाम से कट्टा बंदूक याद आ जाता थे, आजमगढ़ में आबू सलेम याद आता था। लेकिन आज आजमगढ़ की जो स्थिति योगी जी की सरकार जी और देश के और प्रदेश के मोदी जी के विकास के मॉडल के नाम पे होगा और निश्चित मान के चलिए आजमगढ़ की जनता और रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी और 26 जून को यही सब लोग आके ईवीएम 26 जून को यही सब लोग आके ईवीएम को दोष देंगे कि ईवीएम इन्होंने पकड़ ली या कैच कर लिया और ईवीएम को दोष देके ये अपनी हार को स्वीकारेंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में और रामपुर में काम किया है, विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को 100% जीत मिलेगी रामपुर और आजमगढ़ में। सर, युवा अगर उनके लिए स्कीम अच्छी थी तो सड़कों पर क्यों थे, क्यों गुस्से में थे इतने? आपने देखा होगा कई सारे जो इनको ट्रेनिंग संचालन चलाते थे, जो संचालक करते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनको भड़काया गया है। व्हाट्सएप की बहुत सारी चैट आपको सार्वजनिक की है, मीडिया पे दिखाया गया किस तरह से लोगों को भड़काया गया कि आप आगजनी करो, दंगा करो, फसाद करो। ये सब एक मैनिपुलेटेड काम है। जब भी कोई स्कीम भारत में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की तरफ से आती है, हर विपक्ष को हर चीज पे विरोध करना है, चाहे वो 370 हो, चाहे NRC हो, चाहे CAA हो, चाहे किसान बिल हो या जी बोलिए युवाओं का। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कहने का मतलब है कि पूरे देश को भड़का दिया गया, पूरे देश को भड़का दिया गया, पूरा हरियाणा से लेके उत्तराखंड और कश्मीर तक सब जगह इस बात का मतलब ये हो रहा है कि भाई ये अग्निपथ योजना बिल्कुल सही नहीं है और पूरे देश का बिहार सबसे ज्यादा चला। तो आपका कहने का मतलब है कि पूरे देश के युवाओं को भड़का दिया। युवा पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, अपने भविष्य के लिए चिंता करता है और आपका कहने का मतलब है कि युवा देश का जो है उसको कोई भड़का देगा। कहां की आप बात कर रहे हैं भाई साहब? आप पहले सोच समझ के तो बात का जवाब दीजिए कि पूरे देश का युवा जो बिहार जो IAS के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो इंटेलेक्चुअल के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहां का युवा ट्रेन फूक रहा, आग लगा रहा, अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है और आप कह रहे देश का युवा को भड़काया गया है। इसका मतलब देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब देश का युवा मूर्ख है। आप कहना चाहते हैं बंद हो चुका है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे सारे बंद हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन क्योंकि आपकी पार्टी ने जो भी योजना लेकर के आए, आपकी पार्टी ने उसको किसी भी तरीके से जनता को अपने विश्वास में नहीं लिया, युवाओं को अपने विश्वास में नहीं लिया। किसान बिल का ही मामला देख लीजिए, देश में कितना किसान मारा गया, लेकिन आपके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से। 19, 22 सब में दिखा दिया जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ है। वो 2014 में प्रूफ कर चुका, 2019 में प्रूफ कर चुका, 2022 में प्रूफ कर चुका और 2019 में भी प्रूफ कर चुका है कि जनता मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि अगर देश का युवा देश का किसान, इसका मतलब हम मूर्ख बता रहे हैं उसे?
देश के युवा और देश के किसान को मूर्ख बता रहे हैं, जो देश के कर्णधार हैं आप उसे मूर्ख बता रहे हैं। वो धरने पे बैठ रहे हैं, आंदोलन पर बैठ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। इसका मतलब देश के युवा और देश के किसान मूर्ख हैं, सिर्फ पार्टी ही समझदार है, पार्टी ही राजनीति को जानती है। जी नवीन जी मैं दुष्यंत जी मुझे एक बात का आप जवाब दे दीजिए। दुष्यंत जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं बीच में इंटरप्ट करता नहीं हूं, मेरी आदत भी नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिए हैं, वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, योगी जी की सरकार देश हित में काम करती है। 9-10 हजार की संख्या में है, शिक्षा मित्र 70,000 के आसपास है, अनुदेशक बीपीएड शिक्षक, ये लगभग 2-3 साल से निरंतर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आपकी सरकार सो रही है, सुनवाई नहीं करती है। आखिर क्यों नहीं शांतिपूर्ण आंदोलनों की सुनवाई की जाती है? अगर वो स्थिति की जाए तो मैं समझता हूँ इस राष्ट्र का जो नुकसान होता है आक्रोशित आंदोलनों से वो बच सकता ही। जिम्मेदारी सरकार की, अगर रेलों का नुकसान हुआ है तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर आप लोगों को स्थिति क्यों बनने दी जो लोग आक्रोशित हुए और सड़कों पर आए? क्योंकि आप शांतिपूर्ण आंदोलनों को सुनना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने इस देश के अंदर नोटबंदी का प्रयोग किया, असफल रहा। जीएसटी का प्रयोग आपने किया, व्यापारी की कमर तोड़ दी, महंगाई चरम पर आ गई। तीसरी चीज, रुपए के मुकाबले डॉलर की आप जब बात करते थे मोदी जी 2014 से पहले के भाषणों में, आज क्या बात होगी? क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलती क्यों बंद है उनकी? जवाब दीजिए। आजमगढ़ और रामपुर की जनता सहित आगामी चुनावों में 2024 के चुनाव में भी जनता इन सवालों के साथ आपके सामने खड़ी है। और मैं बता रहा हूं आपको, आजमगढ़ के अंदर भले ही गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं उनका वोट भी समाजवादी पार्टी को गया हो। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रचंड बहुमत से दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप ज्योतिषी नहीं है जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद 26 मई के बाद आप ईवीएम को दोष देंगे समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली जी अपना वोट खराब नहीं करेंगे। विद्या जी, गुड्डू जमाली जी अपना वोट खराब नहीं करेंगे, वो समाजवादी पार्टी को देंगे। लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का, अपनी वोट डालने का अधिकार है। बहुजन समाज पार्टी का जो भी वक्ता होता है, जो भी क्या करता है, वो संविधानिक तरीके से बात करता है, ना कि आप घेराबंदी करें पूरी वोट बैंक का। आपके पास बची कहाँ है? समर्थन नहीं बचा, जनता का कार्यकर्ता कहाँ है? वो उसकी वोट जाइए, हम समर्थन जुटा लेंगे। हमने 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई है। 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। आपकी तरह से छोटे छोटे दलों का गठबंधन नहीं किया है। दुबे जी, आपकी तरह से छोटे छोटे दलों का गठबंधन नहीं किया। अपने लोकतंत्र के ऊपर विश्वास है, अपने दल पे चुनाव लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी की नकुल दुबे जी, आप चुनाव परिणाम के बाद मुझसे बात करिएगा, फिर हाल चुनाव को शांतिपूर्वक होने दीजिएगा। आपको परिणामों की परवाह होगी? हम तो 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारी दोनों सीटों पर आपका गठबंधन नहीं हुआ होता 2019 में तो आप भी 0 पे रहते। ठीक है, वो अलग विषय है। ठीक है, अलग विषय है। लोकसभा चुनाव चल रहा 2019 में आप 0 पे थे। अपने बारे में बोलिए ना, हम तो 10 सीटें लेकर के आए थे। आप अपने बारे में बोलिए ना। आज विधानसभा में अगर हम फेल हो गए तो आपने में फेल हम जीरो कभी नहीं रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ दुबे जी, आप होते कौन है? लोकतंत्र है, आप अपनी पार्टी की वकालत कर सकते हैं, दूसरे को गिरा नहीं सकते हैं। बताइए ना, 2007 से 2012 के कार्यकाल के बाद से बहन जी साइलेंट क्यों हो आप गई? भी 2019 की खबर हमें बताइए ना, क्यों 0 पे आ गए थे लोकसभा में? क्यों आए थे? गठबंधन भी किया गया था आपके साथ में। कहा गया था तब के साथ किया था आपको। 2019 में अखिलेश जी सांसद रहे हमारे, आप कह रही 0 में आगे क्यों नहीं? अरे 19 की बात हम लोकसभा की बात कर रहे हैं आपसे। आप लोग 0 पर हैं और आपका वोट परसेंट जो आज 9%, 10% बच्चा खुचा है ना, ये भी डाइवर्ट हो गया है उपचुनाव में। आप देख लेना, 5 से 6% वोट मैक्सिमम मिलेगा गुड्डू जमाली को। आपसे बात करी जाए, गुड्डू जमाली को 5 से 6% वोट आजमगढ़ में मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है नवेद साहब, देखिए जिस तरह से देखिए बहुजन समाज पार्टी पर विधानसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा उपचुनाव में अगर कहा जाए कि इस लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली अगर कोई चमत्कार करते हैं और पार्टी की रणनीति आगे बीएसपी की क्या होगी? क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मायावती जी ने जिस तरह से इसको खड़ा किया है और दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, ये इस चुनाव के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कहां पर देखते हैं आप? देखिए, ये एक नया प्रयोग बसपा करने जा रही है। नया प्रयोग मतलब वो प्रयोग जो इससे पहले हुआ करता था, बीच में सर्व समाज वाला जो एक सामाजिक समीकरण
तय किए थे और इसमें इन्होंने खासतौर से ब्राह्मणों को साथ में लेने के लिए कोशिश की और इसमें सफलता भी मिली, जिसकी अगुवाई कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा जी और विधानसभा चुनाव में वो जीते, बहुमत से जीते। उसके बाद में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ताकत में आई, उसके बाद वो सारे समीकरण फेल हो गए और अब मुझे लग रहा है इस उपचुनाव के साथ में बसपा का एक नया फार्मूला, एक नई रणनीति नज़र आ रही है। और उसमें मैंने फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि बसपा कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को साथ में लेके चलेगी, अपर कास्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर करेगी और इसके साथ में इस वक्त जो चुनाव बसपा का इस दोनों उपचुनाव में लड़ना और रामपुर में सीट चुनाव ना लड़ना एक बहुत बड़ा संकेत है और इससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं, यहाँ पर मुसलमानों को खुश करने के लिए वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा है। यहाँ पर गुड्डू जमाली को खड़ा करके उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरीके से मुस्लिम विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ में रहा भरपूर तौर से, एक बार फिर कहीं ना कहीं या तो उसमें बंटवारा हो या फिर एकमुश्त, क्योंकि ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद में मुसलमानों में समाजवादी पार्टी को लेकर एक अविश्वास सा माहौल दिखाई दिया। इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और वो अविश्वास के बहुत सारे पहलू थे। आजम खान साहब जब जेल में थे तो जिस तरीके से उनके प्रवक्ता या उनके मीडिया प्रभारी ने जो बयान दिया वो बहुत गंभीर बयान था और उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं मुसलमानों के मुंह से ये कहते हुए सुना गया कि हमने जितना किया समाजवादी पार्टी के साथ में उतनी फिक्र हमारे समाज के लिए नहीं की समाजवादी पार्टी ने। ये सारी चीजों को देख के बहन जी बहुत परिपक्व हैं। भले ही वो जीरो पर आ जाएं, भले ही वो हार जाएं, भले ही उनका वोट प्रतिशत कम हो जाए, लेकिन अनुभव बड़ी चीज होती है। एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ रही हैं। ये प्रयोग उनकी सरवाइव करने के लिए है या भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सच है कि ये प्रयोग जो है रामपुर, यही है जी सवाल यही है रुद्र प्रताप जी। देखिए सवाल यही है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नया प्रयोग जो है वो मायावती जी कर रही हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में ही जो दोनों जो बातें वो नहीं मेल खाती है ना सर। नया प्रयोग नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 122 सीटें ऐसी थी जिसमें 91 सीटों, अगर 122 का वर्गीकरण 91 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, बाकी के सीट पे यादव कैंडिडेट। बहुजन समाज पार्टी ने 122 सीटों पर मुस्लिम प्लस यादव कैंडिडेट खड़े किए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें जीत गई। जब आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी जीरो पे हो गई, तो आप ये भी स्वीकार कर लीजिए कि अगर आपकी सरकार नहीं बनने दी तो बहुजन समाज पार्टी ही ने नहीं बनने दी। उसके बड़े इतनी कैंडिडेट थे जिसने आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। आप देखें विधानसभा चुनाव के बाद मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं और वो सबसे बड़ा वार करती हैं समाजवादी पार्टी की मुस्लिम पॉलिटिक्स पे। वो कहती हैं मुसलमानों ने एक मुश्त तादाद में वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। और उसके बाद वो एक चुनाव लड़ रही हैं, उसमें भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। आप रणनीति के लिहाज से स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, मायावती जी अपने बयानों पे खरी उतरती हुई दिखाई पड़ रही। उनका काम इतने वक्त मुस्लिम को दलित कोर वोट बैंक के साथ लाना है और वो उसके लिए सारे प्रयास करती हुए दिख रही। वो ज़्यादा हाथ पांव नहीं मार रही कि जितनी जगह चुनाव हो वहाँ लड़ जाएं, वहाँ पहुँच जाएं। वो कुछ जगहों पे हैं और जहाँ पर हैं वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही। मेरा फिर से यही कहना है, विधानसभा चुनाव में इतना बेकार प्रदर्शन करने के बाद ये बहुजन समाज पार्टी कैसे त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी ने अभी कैडर वोट को उतना नहीं खोया है और जहाँ पर उसके पास ऐसा उम्मीदवार आ रहा है जो खुद से वोट लाने में सक्षम है, वहाँ पर वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप बात करें आजमगढ़ और रामपुर की। देखिए रामपुर तो गैर जरूरी चुनाव का खर्चा वहन कर रहा है। रामपुर में ऐसा कुछ नहीं था। आजमगढ़ में तो ठीक है, सांसद जी अब इतने मुख्य विपक्षी नेता के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी वहन कर ली थी, तो वहां पे चुनाव होना था। लेकिन वहां पे तो एक व्यक्ति ने बिना कोई कारण बताए इस्तीफा दे दिया, वहां पे अतिरिक्त चुनाव का खर्चा बढ़ रहा है और वो व्यक्ति चुनाव लड़ा भी रहे हैं दूसरे को। चलिए रामपुर की गणित है, अपने हिसाब से देखा जाए, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं रहा। मेरा ये कहना है 2019 के चुनाव के बाद आजमगढ़ की लोकसभा प्रतिनिधित्व 36% की उपस्थिति और 0 सवाल के साथ रही।
रामपुर को हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं क्योंकि आजम खान साहब की तबीयत खराब रही, जेल में रहे, लेकिन इन दोनों की उपस्थिति खासकर लोकसभा में, अगर आप लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने जाते हैं और वहाँ के संसदीय क्षेत्रों को सवाल नहीं करते तो आपको सोचना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी सांसद थे, मुझे लगता था उन्हें इस बार प्रचार करने जाना जरूरी था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत के तौर पे नहीं, वहाँ पे सांसद की नैतिक जिम्मेदारी के तहत पिछले 3 सालों में क्या काम हुआ बताना चाहिए था, अगले 3 सालों 5 सालों का क्या रोड मैप है ये भी बताना चाहिए था। लोकतंत्र पारदर्शिता और सहभागिता से चलता है। जी नवीन जी, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपकी पार्टी पर। नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि अगर माननीय अखिलेश जी चुनाव प्रचार में नहीं गए, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। सर जीरो सवाल संसद में, लोकसभा में नहीं, हाँ इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आज आप कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी ने सदन में सवाल नहीं उठाए, इससे पहले वो निरंतर बोलते रहे। मेरा एक सवाल और है जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों ने सवाल उठाए हैं और यही मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं की सरकार में उन्हीं की पार्टी के 200 से अधिक विधायक धरने पर बैठे। तो ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का कौन सा संचालन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा शांतनु जी कि अभी परसों माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब वहां आजमगढ़ में अपनी एक रैली कर रहे थे, उस रैली में जिस तरीके का उन्होंने संबोधन किया, बहुत गौर करने वाली बात है कि इनकी मानसिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चलती है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई तो आजमगढ़ आतंकगढ़ बन जाएगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि एक सांसद वहां पहले भी समाजवादी के अखिलेश जी रहे हैं और अब दोबारा सभा का सांसद हो जाएगा तो वो आतंकगढ़ बन जाएगा? आपकी सरकार सोती रहेगी, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब आपका फेल्योर है, आप काबिल नहीं है, प्रशासन करने के आप काबिल नहीं है। ये इसीलिए आप मुख्यमंत्री होकर इस तरीके की हल्की बात कह रहे हैं। नवीन जी कहना क्या चाहते हैं? नवीन जी देखिए, जब सरकार में जब पुलिस या फिर कोई सुरक्षा एजेंसी जब काम करती है तो फिर अखिलेश जी का बयान आता है कि उनको पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, कल की घटना आप ले लीजिए, शाम की रामपुर का जिस तरीके की शिकायत दी गई है चुनाव आयोग को, आप समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को उठा के अंदर जेल भेज रहे हैं 151 में, ये कौन सा तरीका है? वेलेबल ऑफेंस आता है, अगर शांति भंग की धारा 151 है, वेलेबल ऑफेंस थाने से जमानत, सिटी मजिस्ट्रेट के अंदर जमानत हो जानी चाहिए, क्यों जेल भेजा जा रहा था? तो ये चीजें तो मंशा दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में केवल पुलिस अराजकता करने का काम करती है, उनके निर्देश पर करती है। और मैं अपराध के आंकड़ों में भी गिनवा दे रहा हूँ। ठीक है, जवाब दुष्यंत जी से जवाब लेते हैं। अयोध्या में बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या होती है, कहाँ चला जाता है इनका बुलडोजर? दुष्यंत जी, दुबे जी ने बताया कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में प्रचार में नहीं जा रहे हैं। सही बात है कि जो व्यक्ति अगर कुछ किए हों तो चुनाव में जाके बताएं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो चुनाव में जाके बताएंगे क्या? इसलिए अखिलेश यादव चुनाव में लोकसभा चुनाव के प्रचार में आजमगढ़ और रामपुर नहीं जा रहे। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो काम अपना जाके बताता है कि मैंने ये काम किया। और रही बात योगी जी के बयान की, तो योगी जी के बयान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरह से बनारस में आतंकी घटना हुई, वो व्यक्ति जेल गया, उस व्यक्ति को छुड़वाने का काम अखिलेश यादव ने सरकार बनते ही किया। तो जो आतंकियों की पैरवी करते हों, जो आतंकियों को जेल से छुड़ाते हों, जो आतंकियों के साथ खड़े हों, उस पार्टी से सांसद से क्या उम्मीद की जा सकती है? और अगर ये इतने ही जीतने लायक होते, अगर ये इनको इतना ही विश्वास था, तो क्यों नहीं वहां के लोकतंत्र में चुनाव लड़ाया? क्यों सैफई परिवार से ले जाके वहां चुनाव लड़ा रहे हैं? क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अखिलेश यादव इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं या उनको मुगालता हो गई है कि उनके जाने से न जाने से चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि चुनाव में जब आप किसी लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां की जनता को कैसे समझाएंगे कि मैंने आपके यहाँ ये विकास किया, ये विकास किया। लेकिन कोई विकास का काम किया ही नहीं अखिलेश यादव जी ने, तो किस मुंह से वहां जाएंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए? इसलिए वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए आजमगढ़ नहीं गए। और यही कारण है कि 36% वोट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इन 2022 की जनता ने जवाब दे दिया है। देश की जनता ने जवाब दे दिया है और 2017 में आपके विकास को भी जवाब दे दिया था। सहयोग से आपकी सरकार बच गई है, उनको थैंक्स बोलिए। 2017
2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा को जवाब दिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार से, और वो देख रही है। इसका जवाब आपको दिया जा रहा है, इन 2 सीटों पर भी मिलेगा और 2024 के चुनाव में भी मिलेगा। कितना भी कुछ कहिए, देश की और प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में, 2022 में जवाब दिया है। 2022 में आपके जो थर्मामीटर है ना, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गया है। आप जरा धड़कने नापिए अपने पार्टी की नीति निर्माताओं की, क्या बात कर रहे हैं आप टीवी डिबेट में? गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है, गलतफहमी है। ठीक है नावेद जी, नावेद जी देखिए, अब बात अगर उपचुनाव की जाए तो अगर ये देखिए मतदान प्रतिशत, अभी तक मैं आपको बता दूं कि 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वहां पर रामपुर से आगे आजमगढ़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। रामपुर में जहां पर बात की जाए तो 7.86% वोटिंग जो है हुई है 9 बजे तक, और आजमगढ़ में 9.21% वोटिंग हुई है। अभी फिलहाल आजमगढ़ जो है वो ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये वोटिंग परसेंटेज देखकर क्या लगता है? देखिए, उसको देखकर साफ तौर से ये लगता है कि आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों पार्टियां एक बहुत मजबूती से लड़ रही हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। वहां पर 2 लोगों का मुकाबला है। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव का जो बात अभी निकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लड़ रही है दोनों जगह से मजबूती से, और उनके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल के वो नहीं जा रहे हैं, तो सवाल तो भाई उठेगा ही। और ये बात कही गई, बसपा के ऊपर सवाल समाजवादी पार्टी ने कई बार उठाए, और खैर उनका उठाना काम भी ये है, प्रतिद्वंदी है बसपा। उन्होंने कहा कि बहन जी ने चुनावों में जनसभाएं कम की, यानी वो बीजेपी को जिताना चाहती थी और कहीं ना कहीं उस शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने गिनाया कि पिछले चुनाव में कितनी जनसभाएं की थी और इस बार बहुत कम की। तो बसपा से हम लोगों ने भी कई बार डिबेट की, बसपा के प्रवक्ताओं ने कहा पिछले चुनाव में कि भाई वो क्यों नहीं निकलेंगी, उनको कम निकलना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी तो निकलती नहीं है, वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस तरह के कुतर्क दिए लोगों ने। लेकिन ये बड़ा सवाल ये जरूर सामने आता है कि जब वो सवाल उठाता है समाजवादी पार्टी, उनके भी नेता नहीं निकलते हैं। अरे ये क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश जो रहा है 25-30 साल क्षेत्रीय दलों का रहा है। क्षेत्रीय दल कौन? बसपा और सपा। इनके नेता अगर उपचुनाव में भी या किसी चुनाव में भी जनसभाएं नहीं करेंगे और अपना ईगो दिखाएंगे या अपने एसी कमरों में बैठे रहेंगे, तो सवाल तो उठेगा ही। सवाल इस बात का है कि क्षेत्रीय दलों की जमीन बड़ी जमीनी, इनकी पृष्ठभूमि ही जमीनी है, और उसी बूते पे ये उभरे भी थे, सत्ता में भी आए थे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि किसी चुनाव में जनसभा में जनता के बीच में भी नहीं जाते हैं, और यही बसपा में भी हुआ। बसपा की जमीन पे आने की वजह भी रही कि बहन जी जिस शिद्दत में निकलती थी, उनके प्रवक्ता, वही मैं फिर कह रहा हूं, कहते थे कि वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो हम उनके बजाय सतीश जी निकलते, फला निकलते, धमाका निकलते। समाजवादी पार्टी भी ये कहती है। अभी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिएगा सपा के, वो कहेंगे भाई सब पूरा पार्टी लगी हुई है, क्या जरूरत है अखिलेश जी को निकलने की? अरे क्यों नहीं निकलने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश आधार है आपकी पार्टी का, यहां चुनाव हो रहे हैं और अध्यक्ष जी अगर ट्वीट कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे। यही बहन जी पे भी उठे थे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये चुनाव अखिलेश जी की प्रतिष्ठा का ही सवाल है। आजम खान जो करीब कहा जा सकता है कि दूसरी पोजीशन पे हो, 2 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वोट प्रतिशत भी कम हो गया तो समाजवादी पार्टी का बहुत ही और ज्यादा कमजोर होती नजर आएगी, क्योंकि ये अब बात तय है कि बसपा जो है वो सेन, यहां पर लड़ाई अगर मुख्य रूप से देखिए तो बसपा और सपा की आजमगढ़ में अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे सेल लगाने के लिए बसपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, और अगर 20% वोट भी बसपा की झोली में चला गया तो आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। पिछले 2 वोटों का बंटवारा हुआ। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो दुबे जी ने बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि कांग्रेस गायब। जिस कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक से ज्यादा सत्ता में रही, वो चुनाव से गायब हो गई है क्या? और इससे पहले भी तमाम चुनाव ऐसे हो रहे हैं जिसमें वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है, जहां पर सबसे वो सर कहीं ना कहीं उनका घरेलू मामला, वो मसले जो है अभी सुलझा नहीं पा रहे। एक छोटा सा कमेंट मैं रुद्र प्रताप जी से लेना चाहूंगा। देखिए, पिछले 2 चुनाव की अगर बात की जाए, विधानसभा और लोकसभा, ये उपचुनाव जो हो रहा है, इसमें तो बसपा मिशन मोड में दिखाई दे रही है कि हमको समाजवादी पार्टी को किसी तरह से हराना है। जिस तरह से आपने भी एक जो डाटा दिया
वो भी यही कहीं ना कहीं दर्शाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि गुड्डू जमाली ने कहीं ना कहीं बहन जी को कन्विंस कर लिया कि मैं अपने दम पर ये लोकसभा उपचुनाव जीत सकता हूं। शायद इसी वजह से उनको आजमगढ़ से लड़ाया गया। नहीं, देखिए, गुड्डू जमाली, मैंने पहले भी कहा, आपको आंकड़ों से समझाया, गुड्डू जमाली वहाँ के स्थानीय कैंडिडेट हैं। कोविड के टाइम में आपको तमाम ऐसी फोटो मिल जाएगी जहाँ पे गुड्डू जमाली खुद से सिलेंडर पहुंचाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। टेम्पो में आपको कई फोटो मुझे याद है जहाँ पे गुड्डू जमाली खुद तक पहुंच रहे थे, और वहाँ पे वो किसी जिम्मेदार शख्सियत के तौर पे नहीं थे, एक स्थानीय नागरिक के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे पहुंच रहे थे। मैं गुड्डू जमाली का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको राजनीतिक विश्लेषक के तरीके से बता रहा हूँ कि वो मौका जहाँ पर हर एक नेता को अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए था, वहां पर अगर देखें तो गुड्डू जमाली उपस्थित थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। देखिए, दुष्यंत जी, नवीन जी और विद्या गौतम जी, रुद्र प्रताप दुबे जी, नावेश शिको जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो गुड्डू जमाली जो है वो लोकल रहने वाले हैं, और साथ ही साथ लोगों से जिस तरह से उनका जुड़ाव है, निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बन गया है। तो वहीं पर रामपुर में भी जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो 26 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतने वाली है इस लोकसभा उपचुनाव में। तो 10 का दम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।